धीरज ने अंदर कमरे में प्रवेश किया और कमरे की लाइट जलाई। माँ, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? आप इस तरह सो क्यों रही हो? आखिर क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? धीरज के एक साथ इतने सवालों को सुनकर प्रमिला जी हैरान रह गई। बस कर, मेरी तबीयत ठीक ही है, बस थोड़ा सा मूड खराब है, इसलिए अपने ही कमरे को कोप भवन बना रखा है। अब तेरे पिताजी तो मेरी सुनते नहीं है, तो सोचा बेटे से ही बात कर लूं। मुझे अब इस घर में बहू चाहिए। तू तो शादी के लिए हाँ भरता ही नहीं है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अपने पोते पोती का मुंह कब देखूंगी? सभी सहेलियों के बच्चों की शादियां हो गई है, कुछ तो दादी भी बन गई है, और मैं अभी तक सास भी नहीं बनी हूँ। मुझे भी सास बनना है, अपने बेटे की धूमधाम से शादी करनी है। मेरा भी मन करता है बहू के लिए कपड़े खरीदूं, पर तेरे लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। प्रमिला जी ने अपने मन की बात कह दी। धीरज कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो अपनी माँ की हर बात मानता था और कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था। धीरज अपने ही ऑफिस में साथ काम करने वाली रोशनी को पसंद करता था, पर वो दूसरी जाति की थी और प्रमिला जी जाति समाज को बहुत महत्व देती थी। उन्होंने एक लड़की देख रखी थी और वो उसी से धीरज की शादी करना चाहती थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान माला थी, जो उनकी चचेरी बहन की जेठानी की बेटी थी। कई बार उससे वो पारिवारिक और सामाजिक समारोह में उससे मिल चुकी थी। माला सामान्य पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था, पर वो बहुत पैसे वालों की इकलौती लड़की थी। उनकी नजर माला के साथ साथ उसकी दौलत पर भी थी। धीरज की बराबरी के कई रिश्ते आए थे, पर उन्होंने मना कर दिया था। वो केवल माला को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। उन्होंने बात आगे बढ़ाई तो पता लगा कि माला की मानसिक हालत ठीक नहीं रहती है और वो कभी कभी बहुत बेकाबू हो जाती है। भला ऐसी लड़की से शादी करके प्रमिला जी को क्या मिलेगा? आखिर उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं उसकी देखभाल के लिए कोई आया रख लूंगी। उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि उन्हें माला की पूरी संपत्ति चाहिए। धीरज को एक पढ़ी लिखी सुशील संस्कारी लड़की चाहिए थी। प्रमिला जी ने धीरज को माला की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। माला भी वैसे तो बात करने में दिखने में सामान्य ही लगती थी, लेकिन वो कभी कभी बेहद बुरा व्यवहार करती थी। उसका खुद पर काबू नहीं रहता था। इकलौते बेटे के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था, तो माला के पिताजी मना नहीं कर पाए। उन्होंने सारी बात अपनी समधन को बता दी और आगे का फैसला उन पर छोड़ दिया। आप ये बात धीरज को बता दीजिएगा, अगर वो भी तैयार हो तो ये शादी हो जाएगी। उन्होंने निवेदन किया। हाँ, मैं अपने बेटे से बात कर चुकी हूँ। आप ये रिश्ता पक्का समझिए और आपकी बेटी से कहिएगा कि वो शादी से पहले मेरे बेटे से ज्यादा नहीं मिले, ना ही बात करे। मुझे ये सब खुलापन ज्यादा पसंद नहीं है। प्रमिला जी उसे शगुन देकर आ गई और बोली कि हमें जल्दी ही ये शादी करनी है। 1 महीने में सब तय हो गया। माला दुल्हन बनकर घर आ गई, साथ में ढेर सारा दहेज लेकर आई। बहुत सी सुंदर साड़ियां, भारी जेवर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकद भी लाई थी, जिसे प्रमिला जी ने अपने कमरे में रखवा दिया। उसे अपने कमरे में भेजा गया तो वो डर के मारे कांपने लगी और बोली कि मैं माँ जी के साथ ही सोऊंगी। धीरज को उसका व्यवहार अजीब लगा, पर प्रमिला जी ने बात संभाल ली कि ठीक है, पहली बार नए घर में आई है तो उसे अजीब सा लग रहा होगा। बहू मेरे साथ सो जाएगी। और फिर माला उनके कमरे में आ गई। धीरज रात भर करवटें बदलता रहा। उसे माला का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। माला घर में तो सबसे मिलकर रहती थी, पर जैसे ही धीरज सामने आता था वो उसे देखकर डर जाती थी। उसने अपनी पत्नी को साथ बिठाकर बात करनी चाहिए, पर माला तैयार ही नहीं थी। माँ, आज शादी को 7 दिन हो गए हैं
और मेरी पत्नी मुझसे दूर भागती है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, धीरज ने कहा। अब प्रमिला जी के लिए मुश्किल हो गई थी। उन्हें तो बस माला की जायदाद नजर आ रही थी ताकि वो अपनी बेटी रिंकी की अच्छे से शादी कर सके। एक बार जायदाद मिल जाए फिर वो धीरज और माला को घर से निकालने की सोच रही थी। प्रमिला जी अपने बेटे धीरज से दिखावे के लिए प्यार करती थी। आखिर सौतेली माँ जो थी। जब धीरज 10 बरस का था तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। पिता ने धीरज के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली थी, पर प्रमिला जी इस विवाह से खुश नहीं थी। वो एक पैसे वाले आदमी और हम उम्र से शादी करना चाहती थी, पर माता पिता ने पहले से शादीशुदा आदमी से शादी कर दी जो कि उम्र में भी बड़ा था। धीरज के पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे, उसी से घर खर्च और धीरज की पढ़ाई का खर्च चल रहा था। प्रमिला जी काफी चिड़चिड़ करती थी क्योंकि उनके शौक और इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रहे थे। वो ज्यादा कमाने के लिए दबाव बनाती थी। घर में क्लेश रहता था। इसी बीच वो एक बेटी की मां बन गई। उन्हें तो अपनी कोख से जन्मे पुत्र का इंतजार था। अब उनकी मांगे और भी बढ़ने लगी। धीरज ने मन ही मन ठाना था कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा ताकि घर में तनाव ना रहे। धीरज की नौकरी लग चुकी थी और पिताजी अब रिटायर हो चुके थे, पर उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी क्योंकि प्राइवेट नौकरी थी। वो घर में ही बैठे रहते थे और वो अपने पति को आज तक भी ताने देती थी कि उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तो अच्छे और कमाऊ इंसान से शादी करना चाहती थी। बड़ी उम्र के पुरुष से शादी करके उनके जीवन का एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया था। बच्चों की परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं रखी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और धीरज से सिर्फ दिखावे का प्यार करती थी। वो अपने हर दुख के लिए धीरज को ही जिम्मेदार मानती थी क्योंकि उसी की वजह से उन्हें उसके पिता से शादी करनी पड़ी थी। अपने माँ और पिताजी से भी वो बहुत नाराज रहती थी कि उन्होंने उसके सपनों की परवाह नहीं की और उसकी शादी छोटी उम्र में ही कर दी। इन सब बातों को अपने मन में वो सालों से दबाकर रखे हुई थी। सालों से वो इस आग में जल रही थी और इन सब का बदला वो धीरज से लेना चाहती थी। तभी तो पैसों के लालच में उन्होंने धीरज की शादी ऐसी लड़की से कर दी थी ताकि वो भी अपनी जिंदगी सुकून से जी नहीं पाए। धीरज के पिताजी की काफी उम्र हो गई थी और अब उनकी घर में चलती भी नहीं थी। घर का कामकाज, रुपया पैसा, लेन देन सब प्रमिला जी ही संभालती थी। शादी में भी उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। एक दिन धीरज ऑफिस से जल्दी आ गया था। प्रमिला जी और रिंकी घर पर नहीं थी। माला कमरे में अकेली बैठी थी तो धीरज ने माला से बात की। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। हमें 7 जन्मों तक मिलकर रहना है। माला चुप रही, फिर रोने लगी कि मैं आपसे डरती हूं क्योंकि शुरू में सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चलता है सब मुझसे दूर चले जाते हैं। माँ भी भगवान के घर चली गई, दादू भी चले गए, बड़े भैया भी विदेश चले गए, मेरी सारी सहेलियां भी मुझे छोड़ गई। अब कोई मेरे पास नहीं रहना चाहता है। बीमारी? तुम्हें कौन सी बीमारी है? आजकल सब बीमारियों का इलाज है। तुमने तो मुझे इस बारे में कभी बताया ही नहीं। धीरज ने हैरानी से पूछा। माँ जी को तो इस बारे में सब पता है और उन्होंने पिताजी से कहा था कि उन्होंने आपको सब बता दिया है, पर मुझे डर लगता है कि आप मुझ जैसी बीमार के साथ कैसे रहोगे। माला आगे कहने लगी, मुझे जाने क्या हो जाता है। मैं अपना मानसिक संतुलन खो देती हूँ। मैं चीजें फेंकने लगती हूँ, किसी के भी वश में नहीं आती हूँ। फिर डॉक्टर कई सारे इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देती है, तब जाकर मैं सामान्य होती हूँ, पर मैं अब दवाइयाँ लेकर थक गई हूँ। इतने में घंटी बजती है और माला दौड़कर दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी सास और ननद को देखती है। दोनों अंदर आ जाती है और माला चुप खड़ी हो जाती है। तभी प्रमिला जी बोलती है,
बहू, तुम अपने मायके कब जा रही हो? तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जब भी जाओ अपने पिताजी से जायदाद की बात जरूर कर लेना। माला हैरान हो जाती है और धीरज की तरफ देखती है। आज तो धीरज का धैर्य जवाब दे देता है और कहता है कि माँ, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक मानसिक रोगी से मेरी शादी करवा दी। आपने मुझे बताया भी नहीं। आपको मेरे लिए क्या माला ही मिली थी? मैंने तो आपको आज तक अपनी सगी माँ से बढ़कर चाहा था, पर मुझे क्या पता था आप मेरे जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करोगे। आखिर आपने पिताजी का बदला मुझसे ले ही लिया। मैं तो उस समय छोटा था, मुझे क्या पता था कि शादी क्या होती है। आप छोटी उम्र की थी, आपकी दबी इच्छाएं थी, तो उसमें मेरा क्या दोष था? शादी होने के बाद भी मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती थी। सिर्फ जायदाद पाने के लिए आपने मेरी शादी माला से करवा दी। दुनिया में सुख पैसों से नहीं मिलते हैं। कल को रिंकी का होने वाला पति भी मानसिक रोगी निकले तो आपको कैसा लगेगा? वो आपका खून है, आपको उसके लिए दर्द आएगा। पर मैं तो आपका कोई नहीं लगता हूँ। सदियों से सुनता आ रहा हूँ, पूत तो कपूत होते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। सच है, आप मेरी सगी माँ होती तो मुझे ये धोखा नहीं देती। पर आप तो मेरी सौतेली माँ है, तभी तो कुमाता बन गई और आपने अपने साथ हुए अन्याय का दोष ही मुझे ही समझा। ये सुनकर प्रमिला जी को आत्मग्लानि होती है। माला सामान पैक कर लेती है। धीरज उसे उसके मायके ले जाता है। उसके पिताजी उससे मिलते हैं और उन्हें धोखे की बात पता चलती है तो वो शर्मिंदा होते हैं कि समधन जी ने झूठ बोलकर दोनों बच्चों की शादी करवा दी। उन्होंने धीरज को कहा कि माला बचपन से ऐसी नहीं थी। जब ये जन्मी थी तो सामान्य ही थी, पर जब से इसकी माँ की मृत्यु हुई है, ये चुपचाप से रहने लगी। माँ के बाद बड़े भाई से लगाव था, वो विदेश में बस गया, कभी पलटकर नहीं आया। उसके बाद से ये गुमसुम रहने लगी और अत्यधिक दबाव में एक दिन अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। तब से इसका इलाज करवा रहा हूं, पर इसे किसी का प्यार और साथ नहीं मिला। सभी सहेलियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब ये दवाइयां भी नहीं लेती है। मैंने समधन जी को कहा था कि आप धीरज को सब बता देना, पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने माँ होते हुए भी आपसे झूठ बोला और आपको धोखा दिया। पर आप मेरी बेटी को मत छोड़ना, इसका आखिरी सहारा आप ही हो। धीरज ने मन ही मन प्रण लिया कि वो माला का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसे बड़े प्यार से रखेगा ताकि वो सामान्य हो सके। पर अपनी माँ के प्रति मन में बड़ा गुस्सा था। तभी माला ने समझाया, आप माँ जी और रिंकी पर गुस्सा मत कीजिए। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा था। उनमें मुझे अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। वो मेरी माँ की उम्र की ही है। रिंकी मेरी छोटी बहन के समान है। मैं उनके साथ बड़े आराम से रहती हूँ। अब आप भी उन्हें माफ कर दीजिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। वो चाहे आपकी सौतेली माँ ही सही, पर माँ तो है। उन्होंने ही आपको बचपन से अब तक पाला है। उनकी उम्र में हर लड़की के सपनों का एक पैसे वाला राजकुमार होता है, पर सबको राजकुमार तो नहीं मिलते हैं। धीरज ने माला की बात सुनी तो उसका गुस्सा दूर हो गया। अपनी माँ को माफ कर दिया और माला का अच्छी जगह इलाज करवाया और वो इलाज और प्यार से जल्दी ठीक हो गई। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में धोखा देना आसान है, पर रिश्ते का भरोसा और मान बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।